हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ टाइम। उम्मीद करता हूं सब कुछ ठीक ठाक है, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है और मस्ती भी चल रही है। देखिए, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने डिस्कस किया था कुछ उसके इंट्रोडक्शन के बारे में और उसके बाद एक्सरसाइज जो थी 3.1 हमने डिस्कस किया था। तो अब आज हमें डिस्कस करना है कुछ और रूल्स के बारे में और उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। तो जब हम 3.1 से जंप करेंगे 3.2 पर तो हमें सबसे पहली चीज जो मिलेगी वो मिलेगी, एक बार क्विक रिवीजन के तौर पर देखेंगे कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब यार बच्चों समझो, बहुत प्यार से समझो यार, मेरे प्यार से समझो। क्या है कि कंसिस्टेंट का मतलब है जिसका सल्यूशन मिल जाए हमको। अब चाहे वो एक यानी यूनिक सल्यूशन मिले, चाहे इनफाइनाइटली मेनी सल्यूशन मिले, उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ सल्यूशन मिलना चाहिए। तो जब हमें सल्यूशन मिल जाए तो समझ लो कि वो क्या है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a pair of linear equation which have any unique solution or infinitely many solution। यानी कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो इज नोन एज कंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एली। ठीक है, चलिए हम दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं, इनकंसिस्टेंट की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, दूसरा इनकंसिस्टेंट क्या होगा, सीधी सी बात है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैव नो सॉल्यूशन। यानी कि एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसको हम कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट। अब देखो बेटा, जो ये कंसिस्टेंट वाला है, इसी तरीके के इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिपेंडेंट कहते हैं। यानी ऐसे इक्वेशंस लीनियर पेयर के जो हमारे कंसिस्टेंट हैं वही वाले इक्वेशन डिपेंडेंट इक्वेशन भी बोले जाएंगे। और इनकंसिस्टेंट कौन से हैं, जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं इसकी कंडीशंस क्या क्या है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि तीन तरीके की यहां पर लाइंस बनती हैं। पहला था इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। दूसरा जो था वो हमारा था पैरेलल लाइंस। ठीक है सर, देखिए पहला क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और दूसरा क्या है, पैरेलल लाइंस, और तीसरा था कॉन्साइडिंग लाइंस। इसी में हमने आगे बढ़ते हुए ये बताया था कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा उसमें हमें सॉल्यूशन मिलेगा कैसा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यहां पर हमने क्या कहा था, यहां पर हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन, और यहां पर हमने कहा था कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब समझो, ध्यान से समझो
कि तुम जा रहे थे स्कूल और तुम्हारे पापा जा रहे थे ऑफिस। ठीक है, ये बड़ा सा घर तुम्हारा घर है, इसके 2 दरवाजे हैं मान लो। इस वाले दरवाजे से तुम निकले ऑफिस के लिए, पापा इस दरवाजे से नहीं निकले। क्यों? क्योंकि अगर इसी दरवाजे से निकलते तो तुम्हें पता चल जाता कि पापा मेरे पीछे आ रहे हैं, तो तुम ना चाहते हुए भी स्कूल जाते। ये दूसरे दरवाजे से निकले, किस लिए निकले? चेक करने के लिए कि कहीं ये स्कूल जाता है, इसके आगे बोर्ड की एग्जाम आने वाले हैं और ये स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, मुझे करना है चेक। और हम जब किसी चीज को चेक करते हैं तो हम दूसरे शब्दों में कहते हैं क्रॉस चेक। तो भैया यहां से निकले पापा अपने ऑफिस के लिए और यहां से निकले तुम अपने स्कूल के लिए। ठीक है, अब पापा चाहते तो ऐसे निकल करके चले जाते यहीं से, लेकिन पापा ने कहा कि हम इस दरवाजे से निकलेंगे और दूसरे रास्ते से जाएंगे और एक जगह पे तो ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो भैया इसी वाले कंडीशन को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग कंडीशन। और जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि आपके पापा जो हैं आप पर करते हैं बेइंतहा भरोसा। ठीक है, जिसके लायक आप लोग हैं, ऐसा तो नहीं कहूंगा कि नहीं है। ठीक है, तो आप निकले अपने स्कूल के लिए और पापा आपके निकले अपने ऑफिस के लिए और आप चले गए स्कूल, क्योंकि पापा को भरोसा है आप स्कूल ही जाएंगे और पापा तो ऑफिस जा ही रहे हैं, क्योंकि ऑफिस जाएंगे तभी तो पैसा मिलेगा तुम्हारे स्कूल जाने का। तो इनको भरोसा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी लायक है, बहुत अच्छे लोग हैं, ये स्कूल ही जाएगा और ये ऑफिस ही जाएंगे। ये बीच में एक दूसरे से कहीं नहीं मिलेंगे, ट्रेन की पटरी की तरह। कैसे? ट्रेन की पटरी की तरह इनके बीच का जो फासला है वो हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेगा। तो ये चले गए ऑफिस, ये चले गए स्कूल। ठीक है, तो यहां पर कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ मीट नहीं मिल रहा है, तो यहां पर नो सोल्यूशन हो गया। क्या हो गया? नो सोल्यूशन। अब आता है तीसरी कंडीशन, आपका घर और इसका एक दरवाजा। अब तुम्हारे पापा जो है निकले ऑफिस के लिए और तुमने कहा कि पापा स्कूल भी तो ऑफिस में ही है। मान लो पापा आपके स्कूल में ही पढ़ाते हैं, स्कूल ऑफिस। ठीक है, अब तुम निकले स्कूल के लिए अपनी साइकिल से और पापा निकले अपनी बाइक से। तो पापा बाइक से गए, तुम इसी रास्ते पर साइकिल से चले गए। या पता चला कि पापा की बाइक बिगड़ गई है और उन्होंने कहा बेटा आज तुम हमको लिफ्ट दे दो, तो तुम तो खुश हो गए, पापा पहली बार मुझसे लिफ्ट मांग रहे हैं, वो भी द्विचक्रिका पे। द्विचक्रिका मतलब बाइसिकल, बाइसिकल मतलब साइकिल। तो तुमने बैठाया पापा को और चले गए। तो भैया आप दोनों ने एक ही लाइन को ट्रेस किया, यानी एक ही मार्ग पर चले, एक ही लीक पर चले, तो ये हो गया कॉन्साइडिंग, यानी हर पॉइंट पे आप और आपके पापा क्या हैं? साथ हैं। तो यहां पर हो गया इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, यानी जितना पॉइंट होगा। अब देखो लाइन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा कॉन्साइडिंग लाइंस। समझ गए सर? तो यहां पर मिल जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अब देखो इसके लिए अब दूसरी कंडीशंस क्या होंगी वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे फिगर को इरेज करना पड़ेगा। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे दिखाना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम लिखते हैं a1x प्लस b1 y प्लस c1, ठीक है, इक्वल टू 0। इसी तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरीके से दिखाते हैं सर? जरूर दिखाते हैं। अब जब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया तो यहां से कंडीशन बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइन की, पैरेलल लाइन की
और कोइंसाइडिंग लाइन की कैसे बनेगी हम दिखा देते हैं। पहली कंडीशन कौन सी? इंटरसेक्टिंग वाली। उम्मीद करता हूं कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा और सही से समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन जब होगी सर तो यहां पर हो जाएगा A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। बहुत आसान सा तरीका है पहचानने का कि हमारा दिया गया इक्वेशन जो है वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल लाइन वाला है या कोइंसाइडिंग लाइंस वाला है। देख लेना कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको बना लेना, वैसे तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। ठीक है, तो पता चला कि जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब दूसरी कंडीशन की बात करें, जब A1 अपॉन A2 हो इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो पर ये C1 अपॉन C2 के बराबर ना हो, तो इस कंडीशन में क्या बनते हैं? पैरेलल लाइंस बनती हैं। क्या बनती हैं? पैरेलल लाइंस। वही हाल है कि हम दोनों दो प्रेमी नदी के दो किनारे से कभी नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, ये पैरेलल लाइन हो गया सर। अब लास्ट की बात करें कोइंसाइडिंग लाइन की, तो हमने कहा कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा। तो इसने कहा कि हमने खाई है कसम, हम चलेंगे जीवन भर एक दूसरे के संग, कभी छोड़ेंगे नहीं हाथ। तो यहां पर हो गया A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वापस से समझा दी जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। तो भैया एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। कहा है 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of girls and boys who took part in the quiz. कितना आसान सा सवाल है, इसका हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे फटाफट। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कहा है कितने स्टूडेंट है, तो लिख लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो सर, इसको मैं 1 मिनट सर मिनट्स निकल रहा है भाई प्लूरल में। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 10 है। देखिए हम आपको इसे 1 मिनट में भी बता सकते हैं और इसे हम 5 मिनट में भी बता सकते हैं। जरूरी टाइमिंग का ख्याल रखना नहीं है, जरूरी ये है कि आपको समझ में आ जाए। एक बार अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप इसे 30 सेकंड में भी लगा सकते हैं और क्वेश्चन बस देख के भी बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा तो सॉल्व करना नहीं रहता है। अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाए इसका, तो आप तो देख के ही लगा दोगे। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाए एक बार में, और नहीं समझ में आएगा तो आप इसके लिए 1 दिन भी बर्बाद करोगे, 1 महीना भी बर्बाद करोगे, 1 साल भी बर्बाद करोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन डिसाइड कर सकता है कि आप फेल होंगे किसी एग्जाम में या पास होंगे। तो यहां क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 10 है। अब हमने मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो है x। ठीक है, वैसे भी बायोलॉजी में पढ़ा होगा, गर्ल्स के लिए क्या होता है भैया XX, और बॉयज के लिए क्या होता है भैया, वो होता है XY। आप सोचोगे कि मैथ में बायोलॉजी कहां से घुसा दिए सर, तो भैया ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नियम है कि आप जो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे देख लीजिए, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू y। समझे गाइज, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू y। ठीक है, अब चलिए
कंडीशन फर्स्ट अप्लाई करते हैं। क्या है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि x जो है वो बराबर है y प्लस 4 के। समझ रहे हैं सर? क्या कहा है कि लड़कियां जो है लड़कों से 4 ज्यादा हैं। तो भैया कंडीशन फर्स्ट या केस फर्स्ट, वैसे केस वेस की मतलब है नहीं बात करनी, लेकिन समझने के लिए समझ लो। तो यहां पर हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा केस जो कि स्टेटमेंट ही है, क्या है? 10 स्टूडेंट्स, यानी अगर x प्लस वाई को मिलाओगे तो कितने आने चाहिए? 10 आने चाहिए। तो ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब हमको पता है, नहीं भी पता है तो हम बता देते हैं कि यहां पर x और x की साइन तो सेम है और यहां पर कोफिशिएंट भी सेम है, लेकिन जो y का कोफिशिएंट है वो तो सेम है पर साइन सेम नहीं है। तो हम इसको जनरली क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो यहां पर x प्लस x 2x हो जाएगा और y से y चला जाएगा और यहां पर बच जाएगा 14। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां 2x इक्वल टू हो जाएगा 14 और x इक्वल टू हो जाएगा 14/2, x इक्वल टू आ जाएगा 7। यानी कि हमें यह पता चल गया नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स ये हो गया 7। अब हमारे पास यहां जो दो इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 10, हम किसी में भी इसको रख दें। चलो रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x प्लस 7 इक्वल टू 10, x इक्वल टू हो गया 10 माइनस 7 और x इक्वल टू 3 हो गया। यानी कि नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू हो गया 3। तो यहां पर हमने निकाल लिया नंबर ऑफ गर्ल्स भी और नंबर ऑफ बॉयज भी। क्वेश्चन क्या कहा था? क्वेश्चन कहा था कि नंबर निकालना है कितने लोग हैं। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी कहा था कि इसे ग्राफ पे दिखाइए। तो ग्राफ का मैंने किस क्लास में डिस्कस किया था? पहले ही क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो ग्राफ पे कैसे दिखाना है वो आप लोग दिखा लीजिएगा, और अगर नहीं दिखा पाते हैं तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हो, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens cost together ₹46। कहा है कि भैया पेंसिल है और पेन है, ठीक है। जब 5 पेंसिल है और 7 पेन है तो इसको खरीदने में लग रहे हैं 50 रुपए, और जब इसका उल्टा कर दे रहे हैं 7 पेंसिल और 5 पेन कर दे रहे हैं तो हमें सिर्फ 46 रुपए देने पड़ रहे हैं। कहा है कि एक पेंसिल और एक पेन की जो कीमत है वो हमें आप बता दीजिए। तो ठीक है, बता देते हैं यहां सोल्यूशन में। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, सोल्यूशन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट केस या फर्स्ट कंडीशन हम मान लेते हैं पहले, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x रुपीज, और यहां पर एंड जो है कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹y। ठीक है सर। अब जब हम केस फर्स्ट की बात करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स हैं, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है सर। अब ये मिल गया हमको इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम केस 2 की बात करें तो केस 2 के हिसाब से क्या होगा, 7x प्लस
5y इक्वल टू हो जाएगा 46। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो देखो हम जो है लीनियर पेयर ऑफ सॉरी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इन टू वेरिएबल को हम 3 मेथड से सॉल्व करते हैं, लेकिन वो मेथड जो मैं बताऊंगा अगली एक्सरसाइज में बताऊंगा। जनरली मैं जो मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब होता है गायब कर देना। क्या कर देना? गायब कर देना। तो देखो गायब करने के लिए हमें या तो x x को बराबर करना होगा या फिर y y को बराबर करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर हम मल्टीप्लाई करें, क्या करें? मल्टीप्लाई बाई 7 इन इक्वेशन 1 एंड बाई 5 इन इक्वेशन 2। यानी पहले वाले इक्वेशन में हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे वाले इक्वेशन में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या चेंज देखने को मिलेगा देख लेते हैं। यहां हो गया 7 5 जा 35x और 7 7 जा 49y इक्वल टू हो गया 7 5 जा 35 यानी 350 हो गया सर। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। ये कैसे आया पता चला? 7 से मल्टीप्लाई करने पर आया। अब हमें दूसरे इक्वेशन के बारे में बात करनी है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25y और यहां हो जाएगा 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20 और 3 तो 23। तो यहां मान लो इक्वेशन को थर्ड और इक्वेशन को मान लो फोर्थ। जरूरी नहीं है कि आप वही मानो, आप ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो। तो अब देखो यहां पर देखने को क्या मिल रहा है कि यहां पर भी 35x है और यहां पर भी 35x है, पर दोनों के साइन सेम है। साइन सेम होने पर, उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोग को दिख रहा होगा, साइन सेम होने पर हम क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सबट्रैक्ट। चलो सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां पर हो गया माइनस, यहां पर हो गया माइनस और यहां पर हो गया माइनस। ठीक है सर। तो यहां से 35 से चला गया। अब 49 में जब 25 निकलेगा तो यहां पर क्या बचेगा? देखिए 49 में से 25 जाएगा तो यहां बच जाएगा 24 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? यहां देखिए 250 में से सॉरी 350 में से 220 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 120। क्या आ जाएगा? 120 आएगा कि नहीं? ठीक। अब बताओ y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 अपॉन 24। y इक्वल टू आ जाएगा कितना? 5। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि y की वैल्यू मिल गई। चलो y की वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें चाहे सेकंड में रख दें, हम फर्स्ट में ही रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो रख देते हैं 5x दिख रहा है आप लोग को प्लस 7 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 50। यही है, कोई दिक्कत नहीं। 5x इक्वल टू हो गया 50 माइनस 35। 5x इक्वल टू हो गया 15। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹5 एंड ठीक है सॉरी पेन इज ₹3 लिख देते हैं, मिटाने की जरूरत नहीं है। एंड दैट ऑफ 1 पेन इक्वल टू हो जाएगा ₹5। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक दिखाई भी दे रहा होगा। चलिए थोड़ा सा कट रहा है, वैसे आप समझ जाएंगे इतने में।
तो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देख लेते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या कि कंपेयर करिए रेशियो को। रेशियो क्या है हमने पहले ही बता दिया था, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 है। अब यहां पर मैंने पहले ही बता दिया कि 3 कंडीशंस बनेंगी। उन कंडीशंस के हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि ये कैसे लाइन का फॉर्मेशन करेंगी, पैरेलल लाइन का, इंटरसेक्टिंग लाइन का या फिर कोइंसाइडिंग लाइन का। तो चलो हमने कहा था कि हम करेंगे कंपैरिजन। क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। 5/7, ये पहले की बात कर रहे हैं। 5/7 यानी A1/A2 इक्वल टू, अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहां पर सिर्फ इक्वल टू लिखेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या लिखना है। 4/6। अब आप हमें बताइए देख करके कि क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो यहीं पर हमें पता चल गया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब क्या होगा? ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अब हमें जब पता चल गया कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। अब यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे तो बताओ ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट? तो हमने बता दिया कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि कंसिस्टेंट ने कहा था कि चाहे हमको एक सॉल्यूशन ला के दो, चाहे 1000 सॉल्यूशन ला के दो, हम कंसिस्टेंट हैं तो कंसिस्टेंट रहेंगे। लेकिन अगर हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला तो हम इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे और फिर आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा। तो यहां पर हो गया 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6, दैट इज A1/A2 is not equal to B1/B2, which implies that intersecting line, and if there is an intersecting line then the solution will be unique, and this type of equation is known as consistent equation। चलिए हम दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा जो है हमें पता चलता है कि ये है 9/18। ठीक है, अब हम यहां पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब उसके बाद ये इक्वल टू है नहीं है वो हम आगे लिखने के बाद डिसाइड करेंगे। तो 9/18 हो गया, 3/6 हो गया और यहां पर हो गया 12/24। तो भैया जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां मिलेगा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, which implies that क्या कि ये A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2 है। और इसका मतलब ये कैसी लाइन है? ये कोइंसाइडिंग लाइन है। कैसी लाइन है? कोइंसाइडिंग लाइन है। और अगर कोइंसाइडिंग लाइन है तो कितने सॉल्यूशन देगी? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं तो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए ये दूसरा भी हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे की। तो जब हम इसको लिखेंगे तो यहां पर आ जाएगा 6/2 इक्वल टू -3/-1 इक्वल टू 10/9। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा क्या? और लिख देते हैं, यहां मिल जाएगा 3/1 इक्वल टू, माइनस से माइनस गया, 3/1 इज नॉट इक्वल टू 10/9। तो भैया यहां पर क्या मिल गया कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है। तो यहां पर ये कैसी लाइन का निर्माण करेगा? ये निर्माण करेगा पैरेलल लाइन का। कैसी लाइन का? पैरेलल लाइन का। और जब पैरेलल लाइन होती है तो हमें पता है क्या होता है? नो सॉल्यूशन मिलता है।
नो सॉल्यूशन मिलता है। और जब नो सॉल्यूशन मिलता है तो हम कह सकते हैं ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, नाराज हो गया बेचारा। अब ये कोई सॉल्यूशन नहीं पा रहा है, इसका मुंह बन गया। अब ये कहेगा कि अब भैया हम जा रहे हैं इनकंसिस्टेंट की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो था, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर भी वही सिस्टम है, बस हमें एक ही चीज बतानी है कि ये दिए गए इक्वेशंस जो हैं कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, कंसिस्टेंट है तो लिख दीजिए कंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट है तो लिख दीजिए इनकंसिस्टेंट। अब चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा जो इक्वेशन है उससे हमें देखने को मिल रहा है कि यहां पर जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इज नॉट इक्वल टू -2/3। आप सोचोगे सर ये माइनस तो इसके साथ था, तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में हम माइनस नहीं रखते हैं, हम उसको न्यूमरेटर की तरफ पहुंचा देते हैं, भैया तुम ही संभालो, तुम ऊपर हो, नीचे ज्यादा लोड होगा तो बिल्डिंग धस जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि 3/2 है इज नॉट इक्वल टू 2/3 है, तो यहां पर हमें मिल गया कि यूनिक सोल्यूशन यानी कि कंसिस्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए दूसरे पे देख लेते हैं। यहां पर हो गया 2/4 इक्वल टू -3/6 इक्वल टू 8/9। अब हमें बताओ, अभी तो मैंने इक्वल लगाया है, अभी मैं इस इक्वल को हटाऊंगा कैसे, देखो 2/4 यानी कि हम इसको लिख सकते हैं और 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको भी 3/6 यानी कि ये भी माइनस माइनस गया इक्वल टू 1/2 हो गया। लेकिन क्या 8/9 इसके बराबर है, नहीं, इज नॉट इक्वल टू 8/9। तो यहां पर भी क्या लग जाएगा, इन इज नॉट इक्वल टू का साइन। तो यहां हो गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/V2 बट इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या हो जाएगा भैया, पैरेलल, और पैरेलल क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो पहला वाला हमें पता चल गया कंसिस्टेंट है और दूसरा वाला हमें पता चल गया इनकंसिस्टेंट है। आइए तीसरे की तरफ। यहां पर थोड़ा आपको कॉम्पैक्ट दे दिया कि आप थोड़ा सा फंस जाओ, लेकिन तुम लोग तो बहादुर हो, फंसोगे कैसे, आओ देखो। यहां पर दे दिया 3/2 और यहां पर दे दिया 5/3। कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लो भैया। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6। चलो 6 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। तो क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 और यहां 5 3 जा 15 और यहां 7 6 जा 42। यानी कि इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं किस तरीके से, चलो देख लेते हैं। 2 और 3 का 6। अब बताओ 3 3 जा 9, सॉरी क्या लिख देंगे, 9x लिखेंगे और यहां पर लिख देंगे प्लस 10y। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 46। क्या हो जाएगा, 42। ठीक, ये मिल गया हमारा इसका अल्टरनेटिव। ठीक है, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यहां पर दूसरा तो हमारा वैसे ही है, तो लिख देते हैं 9x - 10y इक्वल टू 14। अब भैया जब यहां पर भी आप रखोगे तो हमें पता चलेगा कि 9/9 इक्वल टू -10/10। तो ये भैया यहीं पर नॉट इक्वल टू हो जा रहा है, क्योंकि ये 1 में आएगा आंसर और ये -1 में। तो यहां पर क्या पता चल गया कि ये इंटरसेक्टिंग है, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। देखो सर, आपको घबराना नहीं है, आपको समझना है कि हमें स्टेप बाय स्टेप वैल्यू को ही रखते जाना है। वैल्यू अगर गलत नहीं रखोगे, क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं होने वाला है। हाँ, अलग बात है कि हमारी तरह किसी को चश्मा लगा हो और फिर वो देख ना पाए सही से, पर मेरा चश्मा ठीक ठाक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4th नंबर का। अब हमें बताओ, यहां पर लिख सकते हो 5/10 माइनस में इक्वल टू -3/6 इक्वल टू लिख सकते हो -11/22। अब देखो भैया, जब आप कोशिश करोगे तो पता चलेगा कि ये सब हैं
और लिख दो 1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो हम लिख देंगे इसको क्या, कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये कोइंसाइडिंग लाइन बनाएगा, और कोइंसाइडिंग का मतलब होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। चलिए देख लेते हैं आगे, ये 5वां नंबर वाला समझ लेते हैं। 5वां नंबर कैसा है, यहां पर भी देख लो, नहीं है तो एलसीएम ले लेते हैं। हम इसको लिख देंगे कैसे, 4x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 6y हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 8 3 जा 24, और यहां पर ये तो 2x प्लस 3y और इक्वल टू 12 रहेगा ही। और जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो 4/2 इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 24/12, दैट इज हो जाएगा 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। यानी कि यहां पर भी ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि कोइंसाइडिंग लाइन बनेगा। तो ये भी क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। तो जब आप देखोगे, पहला आपको मिला कंसिस्टेंट, दूसरा आपको मिला इनकंसिस्टेंट, तीसरा मिला कंसिस्टेंट, चौथा मिला कंसिस्टेंट, और पांचवा मिला कंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सर, यहां पर जो हमारा 4th क्वेश्चन है ना, ये भी एकदम सेम है। कहा है कि आप कंपेयर कर लीजिए और बता दीजिए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो आप वैल्यू निकाल के दिखा दीजिए। चलिए हम चेक कर लेते हैं पहले वाले को कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। जो कंसिस्टेंट रहेगा उसको हम लिखे रहेंगे, क्योंकि आगे सोल्यूशन भी निकालना है, और जो इनकंसिस्टेंट रहेगा उसको हम हटा देंगे। यहां पर हो गया 1/2 इक्वल टू हो गया 1/2 इक्वल टू 5/10, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 ही। तो भैया यहां पर ये हो गया इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। तो बता है कि हमें इसका वैल्यू निकालना है। चलो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब आते हैं दूसरे को, देख लेते हैं कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो यहां पर हमें पता चलता है कि ये होगा 1/3 इक्वल टू -1/-3, दैट इज इसे भी लिख सकते हो 1/3, और यहां हो जाएगा 8/16, दैट इज 1/2। तो भैया ये इक्वल टू नहीं है, यानी कि ये हो गया पैरेलल, यानी कि ये हो गया इनकंसिस्टेंट, और इसका सोल्यूशन है नहीं, तो निकालना भी नहीं है। चलिए अब हम देख लेते हैं तीसरा। तीसरा है हमारा 2/4। क्या है, 2/4। यहां पर हो गया -1/2। यहां 2/4 को लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा 1/2 ही, और ये इज नॉट इक्वल टू है। यहीं पर पता चल गया कि ये यूनिक सोल्यूशन देगा, यानी कि ये कंसिस्टेंट है। अब आते हैं चौथे को देख लेते हैं। चौथा हो गया हमारा 2/4, और यहां पर हो गया -2/-4, दैट इज 2/4, और यहां पर हो गया 2/5, जो कि बराबर नहीं है। तो यहां पर भी ये पैरेलल लाइन को शो करता है, इसका मतलब हो गया ये इनकंसिस्टेंट। अब जब हमें पता चल गया कि पहला कंसिस्टेंट है और तीसरा कंसिस्टेंट है, बाकी ये दोनों कंसिस्टेंट नहीं है, तो इन दोनों को रास्ते से हटा देते हैं। चलो भैया, ये पता चल गया कैसे नहीं है ना, ठीक। अब ये रास्ते से हट गए। अब हमें निकालना है सोल्यूशन। तो भैया जब देखो, पहला वाला इक्वेशन हम देख लेते हैं। पहला इक्वेशन जो है, यहां पर है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहां पर अगर इसको सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है पहला वाला, और यहां पर इसमें जब 2 से भाग दे देंगे यानी डिवाइड कर देंगे तो ये भी बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। और भैया ये देखो दोनों इक्वेशन सेम है, तो हमें पता क्या चलता है कि यहां हो जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस वाई, या y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आखिर इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम यहां पर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू मिलेगा 5, 1 रखेंगे तो मिलेगा 4, 2 रखेंगे तो मिलेगा 3, 3 रखेंगे तो मिलेगा 2, 4 रखेंगे तो मिलेगा 1,
5 रखेंगे तो मिलेगा 0। इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे तो माइनस में वैल्यू मिलती जाएगी। क्यों मिलती जाएगी? क्योंकि ये देता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो भैया ये अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि तुम वैल्यू रखते जाओ, हम वैल्यू देते जाएंगे। अब हमारा जब तीसरे की बात करते हैं तो देखो यहां पर क्या दिया है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये कंसिस्टेंट होने के साथ साथ कैसा है, यूनिक सोल्यूशन वाला है ये, कि भैया हम एक ही सोल्यूशन देंगे चाहे जितना हाथ पैर पटक लो। तो देखो भैया यहां पर हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन में क्या करें, ऊपर वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, मल्टीप्लाइंग, यहां मान लो इसको 1 और यहां मान लो इसको 2, मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है सर, हमको मिल जाएगा क्या, 4x प्लस 2y इक्वल टू 12। और यहां तो ये हमारा ऐसे का ऐसे ही है, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो सर, दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट जिनको इंग्लिश में महारत हासिल होती है तो वो हर लाइन में वर्डिंग कर लेते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट तो यहां समझ जाएंगे। लेकिन जिनको वर्डिंग करनी नहीं आती है तो आप क्या करोगे, आप सिंगल वर्ड का इस्तेमाल करो। जैसे आप बताना चाहते हो कि एक लड़का है, देयर इज अ गुड बॉय हु हैज वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, हु कैन प्ले क्रिकेट वेरी वेल एंड कैन क्वालिफाई एनी एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये तो भैया कौन बोलेगा, सीबीएसई बोर्ड वाला, क्योंकि उसको इंग्लिश आती है, फटाफट रट देगा तो एक तरह। लेकिन यूपी वर्ड वाला क्या कहेगा, एक लड़का, एक लड़का। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्रिकेट खेलता है, एकदम चपंत क्रिकेट खेलता है, कहता है कि टॉप कर देगा, टॉपर है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी है कि बहुत अच्छा है, एक बात कोई भी हो तुरंत पकड़ लेता है, कहता है कि सेंस बहुत अच्छा है, सेंसिबल है। ठीक है, वो जो सेंटेंस है उसको वर्ड में बदल देता है। ये पावर सिर्फ यूपी बोर्ड वाले बच्चों में होती है कि वो बड़ी चीजों को, बड़ी प्रॉब्लम्स को ऐसे समेट के छोटा कर देते हैं। तो आप क्या कर दो, सीधा कह दो ऐड कर दिया हमने। तो ऐड करने पर तुम्हें क्या मिल गया, 4 प्लस 4 8x मिल गया। और ये भैया अपने में ही लड़के मर गए। यहां हो गया 4 प्लस 12 16 हो गया। तो हमें क्या पता चला, यहां पर लिख लेते हैं 8x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू मिल गया 2। क्या मिल गया सर, x इक्वल टू 2 मिल गया। अब चाहे इसमें रख दो, ठीक है, चाहे इसमें रख दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो क्या मिल जाएगा सर, हम देख लेते हैं 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 6। क्या मिल गया, y इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y इक्वल टू मिल गया 2। तो यहां पर हमें क्या मिला कि x की भी वैल्यू 2 होगी, y की भी वैल्यू 2 होगी। ठीक है सर, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। समझिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, कहता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension. Dimension मतलब लेंथ और विड्थ निकालनी है। तो भैया मान लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन इक्वल टू है 30, सॉरी
x मीटर एंड जो विड्थ है वो है y मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर। अब आप जानते हो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब रेक्टेंगुलर है तो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा वही इसका भी होगा, तो हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेकिन ट्विस्ट क्या है, कहा है हाफ द पेरीमीटर, यानी कि हाफ करना है इसका, यानी कि हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा यहाँ, हाफ पेरीमीटर। तो यहां पर अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कट गया भैया, कोई मतलब निकला नहीं। L प्लस बी, जो L प्लस बी है वो 36 मीटर के बराबर है, यानी कि L की जगह क्या है x मीटर और विड्थ की जगह क्या है y मीटर। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब दूसरी कंडीशन क्या है, कहता है whose length is 4 मीटर more than its width, यानी कि जो x है वो बराबर है कितने के, y प्लस 4 के। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिखने की बजाय यहां देखो x माइनस वाई कर दे और यहां से इसको हटा के इक्वल कर दे, यानी कि अगर लेंथ में से ब्रेड्थ को घटाते हैं तो हमें 4 मिलता है। तो ये मिल गया इक्वेशन 1 और ये मिल गया इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया तो सिंपल सी बात है कि कोफिशिएंट x के और y के दोनों के सेम सेम है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कर देंगे ऐड। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां हो गया प्लस और यहां प्लस माइनस माइनस ही रहता है तो माइनस ही रहेगा और यहां हो गया प्लस। तो भैया देखिए x और x 2x हो जाएगा, ये इसके साथ अपना अकाउंट सेटल करेगा और यहां पर ये कितना हो गया 40 हो गया। तो इससे हमें पता चला कि x इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर। जब x की वैल्यू मिल गई तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं y की वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो y इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस कितना 20, तो y इक्वल टू मिल जाएगा 16 मीटर। तो हमें क्या मिल गया, लेंथ मिल गया 20 मीटर और विड्थ मिल गया 16 मीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाहता है, कहना चाहता कि हम आपको एक इक्वेशन दे दिए हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। आप एक काम करिए, अपने मन से एक दूसरा इक्वेशन लिखिए जिसकी वजह से एक कंडीशन ऐसी बने कि इंटरसेक्टिंग लाइन बने, एक कंडीशन ऐसी बने कि हमारा पैरेलल लाइन बने और एक कंडीशन ऐसी बने कि हमारा कोइंसिडेंट लाइन बने। अब हम जानते हैं कि एक इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यही है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन। तो चलो हमारा एक इक्वेशन क्या है, यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 8 है, हम लिख देते हैं इक्वल टू 0 और यहां पर हम लिख देते हैं कि 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब बताओ क्या 1 इज इक्वल टू -1 होगा, नहीं, तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो ये बना देगा इंटरसेक्टिंग लाइन। तो पहले का आंसर मान लो यही हो गया। एकदम ध्यान से देखो क्या करना है सर, ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है ताकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए। अब 2 अपॉन 2 करोगे 1 आएगा, 3 अपॉन -3 करोगे -1 आएगा। क्या कभी +1 और -1 एक बराबर होते हैं, नहीं। तो यहां पर बन गया इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन। अब कहता है पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो। तो कोई बात नहीं, हम यहां पर भी कंडीशन क्रिएट कर देंगे। हमें क्या मिला है, एक इक्वेशन 2x
प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे दूसरा वाला 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। लो भैया, यहां पर भी a1 अपॉन a2 2 अपॉन 2 मतलब 1, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 3 मतलब 1, लेकिन यहां -1 आ जाएगा जो कि बराबर नहीं है, तो दूसरी कंडीशन हमारी यहां बन जाती है। अब बात कर लेते हैं तीसरी कंडीशन के बारे में। तीसरी कंडीशन क्या कहता है कि कॉन्सिडेंट लाइन कैसी होगी, a1 अपॉन a2 होना चाहिए इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए और इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, पहला हमें दिया हुआ है क्या 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो हम लिख देते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब हमें बताइए आप 2 अपॉन 4 मतलब 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 6 मतलब 1 अपॉन 2 और माइनस 8 अपॉन माइनस 16 इक्वल टू 1 अपॉन 2, यानी 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। दैट इज किसका निर्माण करेगा, ये कॉन्सिडेंट लाइन का। तो ये 3 इक्वेशन हमने बना दिए। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों इक्वेशन आप बना सकते हो, इसकी चिंता आप मत करो। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सॉल्व कराने लायक है या वो छोड़ने लायक है, और यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि है कैसा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस दे दिए गए हैं। 2 इक्वेशंस क्या क्या है हमारे, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है और 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 है। हमसे कह रहा है कि आप ग्राफ पे इसको दिखाइए, और जब आप ग्राफ पे इसको दिखाइए तो बताइए कि जो ट्रायंगल बनेगा इसकी वजह से उसके वर्टिसेस क्या क्या होंगे। तो हम तो ग्राफ पे नहीं दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई ग्राफ पेपर नहीं है यहां पर। आप ग्राफ पे दिखाइएगा, लेकिन उसके पहले की हम पूरी प्रोसेस कर देते हैं और आपको बता भी देते हैं कि वर्टिसेस क्या होंगी हमारे ट्रायंगल की। अब जैसा कि आप देख रहे हो x माइनस वाई है यहां सोल्यूशन, चलिए हम करते हैं सॉल्व इसको। तो यहां पर x माइनस वाई प्लस 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू वाई, मिल गया। और दूसरे वाले को देख लेते हैं, यहां से मिटा करके लिख देते हैं यहां पर, ताकि इक्वेशन बढ़िया बन जाए। 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, क्या यही था अच्छा प्लस 2y है, ठीक है। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहां पर लिख सकते हैं 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x, और y के पास 2 है, यहां से इसको गायब कर दो, यहां अपॉन 2 में लगा दो। क्या इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बहुत आराम से। अब x प्लस 1 इक्वल टू हो गया y और y इक्वल टू हो गया 12 माइनस 3x। तो चलिए हम इसका बना लेते हैं टेबल, ठीक है। चलिए कुछ इस तरीके का टेबल बना लेते हैं। अगर हम x इक्वल टू 0 रख दें, क्या रख दें 0, तो हमें y इक्वल टू मिल जाएगा 1। अगर हम 1 रख दें, क्या रख दें 1, तो y इक्वल टू मिल जाएगा 2। और अगर हम माइनस 1 रख दें तो यहां मिल जाएगा 0, क्या मिल जाएगा 0 1, 1 रखे तो 2 मिला, माइनस 1 रखे तो 0 मिला। इसी तरीके से हम दूसरे का करेंगे। अगर हम 0 रख दें, क्या रख दें 0, तो यहां हो गया y इक्वल टू 6, मिलेगा कि नहीं सर बताइए। 12 माइनस 0 अपॉन 2 दैट इज 6। अगर हम 2 रख दें, क्या रख दें 2 रख दें, तो 3 2 जा 6, 12 में से 6 गया 6, तो यहां 6 अपॉन 3 यानी कि 3 मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से बताओ अगली वैल्यू में क्या रखूं, कोई भी वैल्यू रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं। मान लो हम यहां पर रख दें, अगर हम 4 रख दें, बताओ 4, तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 तो यहां मिल जाएगा 0। अब हमको पता ये होना चाहिए कि हम उस वैल्यू को उठाएं जो यहां पर कॉमन दिख रही है। क्या इसमें कोई वैल्यू कॉमन दिख रही है, नहीं दिख रही है। लेकिन एक चीज हमें पता चलती है कि अगर हम वर्टिसेस निकालना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर मान लो कोई ट्रायंगल है इस प्लेन से गुजर रहा है, ठीक है, तो कुछ कैसे बन सकते हैं, एक ट्रायंगल बन गया,
या इसको अगर नहीं मानते हो तो अगर मान ले हम कुछ इस तरीके से दूसरा ट्रायंगल बन गया, या अगर हम माने तो तीसरा ट्रायंगल बन गया, या हम ऐसे बना दे या हम ऐसे बना दे, इस तरीके से अलग अलग तरीके के ट्रायंगल बन सकते हैं। लेकिन अगर हम रफ फिगर बनाए, क्या बनाए, रफ फिगर बनाए, तो रफ फिगर के बारे में अगर हम देख लें तो मैं आपको बना देता हूं। देखिए देखिए सर, मैंने कुछ इस तरीके से यहां पर एक प्लेन बना दिया है। यहां पर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है और ये एक्स डैश है। अब आप समझो कि हम कैसे दिखाते हैं। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से नीचे भी 6 लिया है। क्यों लिया है? देखो यहां पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू 6 दिख रही है। हम चाहते तो और वैल्यू ले सकते थे, लेकिन जो ये प्लेन है ये बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा कॉम्पैक्ट फिगर बन जाएगा जो समझ नहीं आएगा। अब देखो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, इसको 0 0 से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? 0 0 से दिखाते हैं। अब समझो यहां 0 है, कहां है? 0, ये 0 है, तो ये कहां मिल रहा है? 1 पे। तो एक पॉइंट ये बन गया, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया? 0 1। क्या नाम दे दिया? 0 1। अब यहां पर 1 है, ये देखो 1, ये 1 है और ये मिल रहा है 2, तो 1 के सीध में 2 जाएंगे, तो ये दूसरे पॉइंट को हाईलाइट कर देते हैं। इसको क्या नाम दे देते हैं? 1 2। ठीक है। अब यहां पर -1 है, क्या है? -1, तो -1 ये है और -1 0, यानी कि हाइट कुछ नहीं है। ये तीसरा पॉइंट हो गया, इसको दिखा देंगे -1 और 0 से। चलिए अब इस वाले का देख लेते हैं। 0 पे 6 है, यानी कि ये 0 है, तो यहां पर क्या है? 6 है। ठीक है, 6 1, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 0 पे क्या है? 6 है। 2 देखो 2 है यहां पर, और 3 कहां पर है? तो ये देखो 1 2 3, इसके सीध में 2 और 3 है। ठीक है, तो 2 और 3, तो ये पॉइंट आ गया कुछ यहां पर। देखो एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि स्केल लेके नहीं बना रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर अगला देख लेते हैं 4 और 0। 4 और 0 की बात करें तो 1 2 3 4, समझ गए? अब देखिए ये कौन सा पॉइंट था? 2 3। ये कौन सा पॉइंट है? 4 0। और ये कौन सा पॉइंट था? 0 6। अब देखो जब हम बात करते हैं, मान लो एक स्केल है मेरे पास 1 फीट वाली, कोई दिक्कत नहीं, इससे दिखा देते हैं। अगर हम इस लाइन को कुछ इस तरीके से खींच दें, देखो एक, देखा गिर गई, और दूसरी वाले को कुछ इस तरीके से मिला दें, तो हमें बताओ क्या ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो वर्टिसेस क्या होती हैं? जो हमारा एज वाला ये पॉइंट होता है वर्टिसेस। तो बताओ वर्टिसेस क्या हो जाएंगी? मान लो इसको नाम दे दो P Q R, तो यहां पर हो जाएगा P, तो P हो गया क्या? 2 3, Q क्या हो गया? 4 0, और R क्या हो गया? हमारा -1 और 0। तो देखो भैया यही 3 वर्टिसेस है। इसी के साथ ये हमारा एक्सरसाइज, देखो अभी तक हमने एक्सरसाइज नहीं लिखा था, आप लोग याद भी नहीं दिलाते हो। तो यहां पर क्या हो गया? 3.2। तो ये एक्सरसाइज 3.2 का एक एक क्वेश्चन जो है यहां पर समझा दिया गया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप आगे जो है कमेंट सेक्शन में बता देंगे, हम लोग कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी इस समय आपका PYQ सीरीज चल रहा है, जिसमें सौरभ सर और अमित सर आपको लगातार क्वेश्चंस बता रहे हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया है, मैंने फैसला किया है कि मैं आपको सिलेबस पढ़ाता रहूंगा, और उन दोनों को मैंने बोला है कि आप लोग बच्चों के PYQ पर ध्यान दीजिए। हाँ, कभी कभी मैं भी आऊंगा वहां पर PYQ का सीरीज लेकर के, लेकिन जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक आप सर से पढ़िए। और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। जितना अनुशासित रहेंगे, जितना ध्यान देंगे पढ़ाई पर, उतने आगे बढ़ेंगे सर। ये सारे प्रयास जो हैं वो आपके लिए किए जा रहे हैं, तो आप इनका फायदा उठाइए, इसका नुकसान मत कीजिए। चलिए इतने के साथ हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। देखिए कब होती है नेक्स्ट क्लास, क्योंकि इस समय थोड़ा सा टाइम टेबल सही नहीं चल पा रहा है कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, लेकिन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे आपके एग्जाम के
आने से कम 1 महीने पहले आपकी क्लासेस एकदम कंटिन्यू हो जाएंगी, ताकि आपको फ्रेश जो स्टडी मटेरियल है वो मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।